2026 का प्रीलिम्स ख़त्म हो चुका है। 2 महीने हो चुके हैं एंड स्टिल आई एम रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम एस्पायरेंट्स कि सर 2 महीने से कुछ भी नहीं पढ़ा। एंड आपको ये समझना होगा अगस्त स्टार्ट हो चुका है एंड मेनली 10 मंथ्स बाद में दोबारा प्रीलिम्स होगा। एंड अगर आपको वो प्रीलिम्स, वो मेंस, वो 27 का अटेम्प्ट क्लियर करना है तो आपके लिए 10 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, हो सकता है अभी तक आपने अपना टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करा हो, बट अगर इन 10 महीनों में आपने एक दिन भी गलत तरीके से पढ़ाई करी या ठीक से अपना हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क नहीं करा तो आप इसको भूल जाओ। टाइम इतना जल्दी निकल रहा है, इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब प्रीलिम्स 27 आ गया। ये इस साल की कहानी नहीं, हर साल की कहानी है और ये काफ़ी सारे लोगों की कहानी है। एंड दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो, ताकि आपको एक प्रॉपर प्लान दे सकूं 10 मंथ का। एंड उस प्लान में मैं प्रैक्टिकल इंसाइट्स भी दूंगा कि कैसे आप उसे अप्लाई कर सकते हो यूजिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ 3 IAS इंटरव्यूज। एंड इफ यू वांट फ्री गाइडेंस देन यू कैन चेक आउट द लिंक गिवन इन द कमेंट सेक्शन। नाउ स्टार्टिंग विद वन गोल IAS वी हैव 10 मंथ्स। एंड यहाँ पे मैं आपको एक एग्जीक्यूशन सिस्टम दूंगा। ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं होगा, ये बेस्ड होगा लेटेस्ट UPSC पैटर्न पे। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि आखिर अधिकतर एस्पायरेंट फेल क्यों करते हैं। दे फेल डिस्पाइट स्टडिंग 8 to 10 आवर्स। क्यों? क्योंकि सही समय पे उन्हें कोई ये नहीं बताता कि उन्हें पढ़ना क्या था और कैसे पढ़ना था और कितना पढ़ना था। ठीक है, तो अधिकतर लोग गलत सब्जेक्ट उठा लेते हैं, गलत टाइम पे उठा लेते हैं और गलत तरीके से उसको पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हो। ये पूरा प्लान 3 फेज में होगा, गोल हमारा एक रहेगा एंड रिवीजन मैक्सिमाइज हम करेंगे। अब सबसे पहला जो फेज रहेगा वो रहेगा अगस्त से नवंबर, जो अभी चल रहा है। यहाँ पे अगर आप बिगनर हो तो आपको अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। अगर आपने अभी तक अच्छे से इस सिलेबस को खत्म नहीं करा है तो ये फेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, 65 से लेके 70% ऑफ द सिलेबस जो कि प्री एंड मेंस का इंटीग्रेटेड है उसको पहले खत्म करना है। यानी कि सबसे पहले तो अपने ऑप्शनल की क्लासेस खत्म कर लेना। 3 महीने में भले कितनी मेहनत करनी पड़े आप अपनी क्लासेस एंड अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट कवर कर लेना, बिकॉज इसके बाद में हम रिविजन एंड नोट मेकिंग पर आएंगे। पॉलिटी के लिए आप पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के साथ में मैं इन्वायरमेंट भी जोड़ लेता हूँ, इनको आपको खत्म करना है। ये 4 बड़े एरियाज हैं UPSC के। ठीक है, तो पॉलिटी आप स्टार्ट कर सकते हो 5 अगस्त से। मेरे ओपिनियन में आप 20 डेज लेकर 25 अगस्त तक पॉलिटी खत्म कर लो। इसके बाद में इकोनॉमी आप 26 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक खत्म कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको हिस्ट्री के लिए 30 डेज आप ले सकते हो, यानी कि 15 सितंबर से आप इसके लिए टाइम ले सकते हो 15 अक्टूबर का, क्योंकि हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी रहा है इस साल, ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट भी है, फैक्चुअल भी है। एंड फाइनली इन दोनों सब्जेक्ट के लिए कंबाइंड आप टाइम ले सकते हो, मेरे ओपिनियन में 1 मंथ ज्योग्राफी को लगेगा, यानी कि आप 15 अक्टूबर के बाद में 15 नवंबर तक ज्योग्राफी कवर कर लेना एंड फिर उसके बाद में 13 नवंबर तक आपको इन्वायरमेंट कवर कर लेना चाहिए। इस तरीके से आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन इस एग्ज़ाम का ख़त्म हो जाएगा। और जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको करंट अफेयर काफ़ी आसानी से भी समझ में आएंगे। लेकिन इसके साथ में आपको पैरेलल में न्यूज़पेपर ख़त्म करना है, डेली 1 आवर या हाफ आवर देकर टॉपिक वाइज PYQ एनालिसिस साइमल्टेनियसली करते जाना है एंड शॉर्ट नोट्स भी इंटीग्रेट करते जाना है। कुछ कुछ अगर आपको कीवर्ड ये सब मिलते हैं तो उनके नोट्स आपको बनाते जाना है। तो ये आपका पहला फेज रहेगा। अब देखो यहाँ पे पढ़ते टाइम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं बस। आपको थिंकिंग सिस्टम बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना कि ये पॉलिटिकल काम का है, आपको इसको इंटरकनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट आपका एक फाउंडेशन लिंकिंग है पॉलिसी डिबेट्स। ठीक है, तो आप पार्लियामेंट्री कमेटी का इस्तेमाल कर सकते हो, उनकी डिबेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर्स में। फेडरलिज्म वाला टॉपिक है मेंस का GS2 का। ठीक है, एंड वो गवर्नेंस को कैसे शेप करता है आप उससे इसे कनेक्ट कर सकते हो। फिर गवर्नेंस में तो डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, होल्डिंग अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, एनालाइजिंग बजट, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। एथिक्स में भी आप पार्लियामेंट्री एथिक्स का, इंडिविजुअल MPs की मॉरल कंसाइंस का, ठीक है, रेजिंग एथिकल इश्यूज इन पार्लियामेंट डिबेट्स, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एथिक्स, गवर्नेंस, इस सबसे कनेक्ट हो रहा है। तो एक टॉपिक को आपने पूरे UPSC के सिलेबस से कनेक्ट कर दिया। ऐसा करोगे तभी आप इंटरकनेक्टेड थिंकिंग डेवलप कर पाओगे और इसी को कहते हैं इंटरलिंकेजेस।
इसके बाद में नवंबर फेब के अंदर आपको मेंस थिंकिंग की तरफ ट्रांजिशन करना है। अब देखो यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो स्टैटिक बुक्स पढ़ते रहते हैं। आपको क्या करना है, आपको आंसर प्रोड्यूस करना अब शुरू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रीवियस मंथ्स में एक मेजर पार्ट जीएस का खत्म हो चुका है। तो आपको ऑप्शनल का रिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आपका 3 महीने में यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में हो जाता है ऑप्शनल, तो नवंबर से फेब 4 महीने में आप इसको खत्म कर सकते हो, इसका रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपको 4 महीने शुरू में लगते हैं तो 3 महीने में रिवीजन कर लेना। इस टाइम पे आपको एथिक्स खत्म करना है। एथिक्स अब आपको समझ में भी आएगा क्योंकि आप इसको पॉलिटी को इन सब से कनेक्ट भी कर पाओगे। ऐसे आप लिख सकते हो क्योंकि आपकी बेसिक जीएस नॉलेज अब रेडी हो चुकी है। सोसाइटी, गवर्नेंस, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक भी अब आपको खत्म कर लेने चाहिए। इसी टाइम पे कोशिश करो कि आप जब आंसर लिख रहे हो तो उसमें कंटेंट डालो। डायग्राम, जैसे ज्योग्राफी के हर आंसर में डायग्राम होना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर में डायग्राम होना चाहिए, आर्किटेक्चर जैसे द्रविडियन, इन सब में एग्जाम्पल आप डालने की कोशिश करो, कमिटी डालने की कोशिश करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो करंट अफेयर आप पढ़ रहे थे अगस्त से नवंबर तक, तो काफ़ी करंट अफेयर आपने पढ़ लिए होंगे, उनको आप अपने आंसर में यूज़ करने की कोशिश करो। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वे फॉरवर्ड पूछा जाए या ना पूछा जाए, 3-4 पॉइंट वे फॉरवर्ड के लिखो, ये एक्स्ट्रा डायमेंशन है। एंड मल्टीपल टॉपर्स हैव टॉक्ड अबाउट इट, इससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ओवरऑल आपका आंसर वन डायमेंशनल नहीं रहेगा अगर ये फॉर्मूला फॉलो करोगे। अब इसके बाद में लास्ट फेज आएगा फेब से मे का। यहाँ पे हम प्योरली प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएंगे और बुक्स को हम बंद कर देंगे, टेस्टिंग पे स्टार्ट कर देंगे। एंड जो आपके प्रीवियस सब्जेक्ट थे, इको, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, ये सब क्योंकि आपने पहले कर लिए थे तो अब आप इनको रिवाइज करके अब आप टेस्ट दोगे। टेस्ट कैसे देना है, पहले आप फुल लेंथ पीवाईक्यू सोल्व कर लो एंड आप मॉक्स दो, फिर उसके बाद ये आप तरीका अपना सकते हो। एरर नोटबुक आप बनाओ इन टेस्ट के बेसिस पे, यानी कि इनमें आप जो जो गलतियां कर रहे हो उनको एरर नोटबुक में डालते जाओ ताकि उसको आप रिवाइज करो पेपर के जस्ट पहले एंड बिफोर गिविंग एनी अदर मॉक टेस्ट, एंड यू कैन रिड्यूस योर एरर्स। सीसेट आपको इस टाइम पे स्टार्ट कर देना है। सीसेट में आपको क्या करना है, फेब एंड मार्च, इसमें आपको मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पार्ट खत्म कर देना है। इसके बाद में अप्रैल में आपको कंप्रीहेंशन वाला पार्ट खत्म करना है और मई में आपको फुल लेंथ टेस्ट ये सब देना है, प्रैक्टिस करना है। रिवीजन चलता रहेगा, एक्टिव रिकॉल थ्रू टेस्ट आपका चलता रहेगा। और देखो जो नया ट्रेंड है ना यूपीएससी का, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सिर्फ नॉलेज के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि आपकी नॉलेज से तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप रीडिंग स्पीड पे काम करो, डिसीजन मेकिंग की कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा छोड़ना है इस पे काम करो, मेंटली काम रह सको तो मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करो, और टाइम मैनेजमेंट अपना इंप्रूव करो वाइल सॉल्विंग दी मॉक टेस्ट। ओवरऑल अगर देखा जाए जीएस आपका काफ़ी ज़्यादा रीडिंग इंटेंसिव हो चुका है, सीसेट आपका मैथ्स एंड रीजनिंग ओरिएंटेड हो चुका है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक और चीज, 5 लेयर रिवीजन सिस्टम आपको रखना है। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं फिर रीड करते हैं फिर रीड करते हैं, लेकिन उनका कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि असल में आपको क्या करना होता है, पहले आपको स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ी, कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपने करी, फिर आपने चैप्टर पे नोट्स लिए, चाहे वहाँ पे अंडरलाइनिंग कर ली, साइड पेजेस पे आपने कुछ ऐड कर दिया। फिर जब आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लेते हो तो आप 1 पेजर नोट्स बना सकते हो या टॉपर्स के डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो। ठीक है, तो उस इन्फॉर्मेशन को आपने मेंस के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कर दिया, फिर आप फ्लो चार्ट्स ये सब ऐड करो। एंड देन जब आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाए तो फ्लैश रिवीजन, यानी कि कीवर्ड कलेक्ट करो बस हर टॉपिक के, जिनको आप डायरेक्टली बार बार भूल रहे थे और अपने आंसर्स में यूज करना चाहते हो। कीवर्ड्स, फैक्ट्स, कमिटीज, ये सब आप रखो, और ये फ्लैश रिवीजन आपका काम आएगा जब पेपर के बीच में आपको 2 घंटे का गैप मिलता है, थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, उस टाइम पे रिवीजन के लिए। तो ये मेंस के लिए आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, हर रिवीजन के साथ में हमारा टारगेट है कि इन्फॉर्मेशन रिड्यूस होनी चाहिए, करंट अफेयर का इंटीग्रेशन बेटर होना चाहिए। ओवरऑल अब अगर आप पीडीएफ्स कलेक्ट कर रहे हो, कोचिंग के नोट्स कलेक्ट कर रहे हो, टेलीग्राम पे मटेरियल ढूंढ रहे हो, तो आपका यूपीएससी कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो नोट्स कोचिंग टेलीग्राम चैनल्स पे आप देख रहे हो वहाँ से ज़्यादातर सवाल आ ही नहीं रहे। तो फिर हम क्या करें, आपको करना चाहिए रीडिंग स्पीड पे फोकस, क्योंकि अगर पेपर लंबा आ जाता है, रैंडम आ जाता है, जिसकी रीडिंग स्पीड अच्छी है उसको एडवांटेज होगा। थिंकिंग क्लियरली, थिंकिंग बेटर विल बी एडवांटेजेस। और रिवीजन पे फोकस करना चाहिए सेम नोट्स का, ताकि आप मेंस पे उनको आसानी से लिख सको। इंटरलिंकेजेस जैसा मैंने बताया था उस पर फोकस करना है। असल में आज के टाइम पे विनर वो नहीं होगा जिसके पास सबसे बड़ी लाइब्रेरी होगी, जिसके पास सबसे ज़्यादा पीडीएफ्स होंगी, वो होगा जो ये अबो प्लान मैंने दिया है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा। तो ओवरऑल यूपीएससी इज नो लॉन्गर टेस्टिंग योर स्टडीज, इट इज टेस्टिंग हाउ यू थिंक क्लियरली, हाउ यू रिवाइज इंटेलिजेंटली एंड हाउ यू परफॉर्म कंसिस्टेंटली। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी। एंड फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टर्न योर नोटिफिकेशंस ऑन so that you don't miss any important update from our side. All the best for your UPSC journey.